उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। जीवन उत्साह न्यूज पर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम के चुनाव आज समाप्त होने जा रहे हैं और उन सभी प्रत्याशियों को जो प्रतिनिधि के रूप में चुने जा रहे हैं, जीवन उत्साह न्यूज की तरफ से ढेरों शुभकामनाएं, बधाई। और आज मैं आपके साथ चल रहा हूं एक ऐसे मुद्दे की तरफ जिसने पूरे देश के अंदर इस समय एक चर्चा का विषय बना दिया है। दोस्तों, हम कितने भी तरक्की कर लें, कहीं भी चले जाएं, कहलाए तो हम किसान के बेटे ही जाते हैं। अब इसके पीछे क्या लॉजिक है, इसको समझाना मुझे लगता है आपको आवश्यक नहीं है, लेकिन जिस तरह से किसान सड़क पर पिछले लंबे समय से बैठे हैं और दूसरी तरफ सरकार ने जो कृषि कानून लाए हैं, उन दोनों के बीच में जो मतभेद चल रहा है, उस मतभेद के चलते आज पूरे देश की जो व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं चरमरा सी गई है। इसको लेकर बहुत सारे दर्शकों ने हमें टिप्पणी की कि आप इसको लेकर बात करें, इसको लेकर चर्चा करें, क्योंकि चुनाव का माहौल चल रहा था, तो ऐसे में जो सही लोग हैं इसके ऊपर बात करने के लिए वो कई बार उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, समय का भी अभाव रहता है। लेकिन आज मैं आपके बीच में इस कृषि कानून को लेकर कुछ स्पष्टीकरण, कुछ ऐसी चीजें लाने जा रहा हूं जो हिमाचल प्रदेश के लिए मुझे लगता है कि सभी लोगों के लिए समझना जानना बहुत आवश्यक है। दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये जानते हैं, समझते हैं कि पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से सटी हुई जितनी भी सीमाएं हैं, दिल्ली से सटी हुई सीमाएं, वहां पर किसानों ने काफी लंबे समय से आंदोलन का रूप धारण करके अपनी मांगे मनवाने के लिए वहां पर पूर्ण रूप से प्रयास किया है। सरकार का इसमें क्या पक्ष है, ये हम केंद्रीय सरकार के पास ना पूछते हुए हमारे बीच में आज हमने बुलाया है एक बहुत ही खास शख्सियत, डॉक्टर राकेश बबली जी, जो बड़सर से ही संबंध रखते हैं और हिमाचल प्रदेश के किसान मोर्चा के अध्यक्ष हैं। इनसे हमने समय लिया और आज अपने स्टूडियो में हमने इनको इनवाइट किया और हम आज इनके माध्यम से किसानों को लेकर जो चैलेंज चल रहे हैं और जो किसानों के आंदोलन को लेकर लोगों के अंदर भ्रांतियां हैं या फिर लोग जो स्पष्टीकरण नहीं कर पा रहे हैं, उन बातों को क्लियर करने का विचार बनाया है। दोस्तों, मैं सबसे पहले इस बात को थोड़ा ऐसे लेकर चलना चाहूंगा कि किसान इस आंदोलन का जो रूप लेकर जो विरोध कर रहे हैं और दूसरी तरफ विपक्ष इसको लेकर सरकार को घेर रहा है, ये क्या बातें हैं, क्या चर्चाएं हैं और किस तरह से इनका समाधान हो सकता है या किस तरह से इसके अंदर खामियां पाई जा रही हैं। मैं आपको पहले इस चर्चा पर ले चलने से पहले जो 4 महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो सरकार ने इस कानून के माध्यम से बताने का प्रयास किया है, वो मैं आपके बीच में लेकर चलूंगा पहले, जिसमें सबसे पहले यह बताया गया है कि इस कानून में एक ऐसा इकोसिस्टम बनाने का प्रावधान है जहां किसानों और व्यापारियों को राज्य की एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी यानी एपीएमसी की रजिस्टर्ड मंडियों से बाहर फसल को बेचने की भी आजादी होगी। अब इसको लेकर अगले पॉइंट पे हम चलेंगे और अगले विषय पे, अगले बिंदु पे हम बात करेंगे। इस बिंदु में यह बात कही गई है कि किसानों की फसल को एक राज्य से दूसरे राज्य में बिना किसी रोक टोक के बेचने को भी बढ़ावा देने का प्रावधान किया गया है। तीसरा पॉइंट यहां पर यह किया गया है कि बिल में मार्केटिंग और ट्रांसपोर्टेशन पर खर्च कम करने की बात कही गई है ताकि किसानों को अच्छा दाम मिल सके। और चौथा, इलेक्ट्रॉनिक व्यापार के लिए एक सुविधाजनक ढांचा मुहैया कराने की बात भी कही गई है। यह सरकार ने अपने 4 बिंदु यहां पर रखे हैं, लेकिन इन 4 बिंदुओं के बाद में अब जो यहां पर हम बात समझ रहे हैं, जो विपक्ष के प्रश्न है, इसको लेकर विपक्ष इसमें क्या कह रहा है और जो किसान आंदोलन पे बैठ रहे हैं उनका क्या इसके अंदर पक्ष है, हम उसको आज डॉक्टर राकेश बबली जी के माध्यम से आपके बीच में रखने चाह रहे हैं। तो चलिए आपकी मुलाकात कराते हैं बड़सर विधानसभा के एक दिग्गज नेता, दिग्गज व्यक्ति और चर्चित व्यक्ति, जिन्होंने अपना करियर एबीपी के छात्र संघ से शुरुआत किया और हिमाचल प्रदेश के आज किसान मोर्चा के अध्यक्ष हैं। काफी लंबा तजुर्बा इनका राजनीति में रहा है और आज क्योंकि किसानों के ये अध्यक्ष हैं, किसान मोर्चा के अध्यक्ष हैं हिमाचल प्रदेश के, तो इस माध्यम से
इनकी जिम्मेवारी किसानों के प्रति और ज्यादा बढ़ जाती है। तो चलिए मुलाकात कराते हैं आपकी और जानते हैं इनसे, समझते हैं क्या है कृषि कानून और क्यों किसान जो है वो इस आंदोलन को कर रहे हैं। डॉक्टर राकेश बबली जी, बहुत बहुत स्वागत आपका जीवन उत्साह न्यूज के स्टूडियो में। खास कार्यक्रम आज हम बात कर रहे हैं कृषि बिल को लेकर। जैसा कि आप जान ही रहे हैं कि पिछले लंबे समय से किसान आंदोलन के रूप में सरकार से मांग कर रहे हैं कि इस कृषि कानून को वापस लिया जाए। इसको लेकर सबसे पहले हम चर्चा करेंगे और आज आप हमारे स्टूडियो में आए हैं। पहले तो इस कृषि कानून को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद। जीवन उत्साह आज इस जो वर्तमान इशू है देश के अंदर, उसको लेकर इतनी आम जनमानस तक इसकी जानकारियां पहुंचाने के लिए जो आप प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। शुक्रिया सर। कृषि सुधार विधेयक 2020 आज़ादी के बाद पहली बार देश को ऐसा सक्षम नेतृत्व माननीय नरेंद्र मोदी जी के रूप में मिला जी, जिन्होंने इस देश का जो गरीब किसान है उसके विकास के लिए, जो आज़ादी के बाद सभी क्षेत्रों में अगर आप देखेंगे कि न्यूनतम विकास दर कृषि की रही है जी, और मोदी जी का स्वप्न उन्होंने 2015 में घोषणा की थी कि 2022 आते आते में इस देश का जो गरीब किसान है उसकी आय दोगुनी होनी चाहिए जी। उस दिशा में पहली बार ऐसा ऐतिहासिक फैसला माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिया है और मैं इस नाते किसान मोर्चा हिमाचल प्रदेश की ओर से भी हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इस देश में पहली बार किसान सम्मान निधि, जो गरीब किसान, मैंने खुद देखा है छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र के राज्यों में कि जिसके पास 1,000 रुपया नहीं होता था वो आत्महत्या करता था, बीज खरीदने के लिए पैसा नहीं होता था, देश का गरीब किसान जी। और उनके लिए वर्ष में 6,000 रुपया गरीब किसान के खाते में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया। देश के 10 करोड़ गरीब किसानों के लिए पहली बार इस तरह के फैसले हुए हैं और ये जो कृषि सुधार विधेयक, ये भी उसी दिशा में एक प्रयास है। पहली बार इस देश में बजट में 1 लाख करोड़ रुपया कृषि का जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना इस देश में नहीं है। आज जो लोग, अभी मैं बताऊंगा, जो लोग विरोध कर रहे हैं वो आज तक कहाँ रहे, वो चाहे कम्युनिस्ट हो वेस्ट बंगाल के, चाहे इस देश की कांग्रेस की जो जहाँ जहाँ सरकारें रही हैं, केंद्र में भी सरकारें रही, वो आज तक किसानों के लिए कुछ नहीं कर पाए। ये कृषि सुधार विधेयक उस दिशा में किसानों के विकास में मोदी जी की नीति और नीयत दोनों बिल्कुल स्पष्ट हैं कृषि और किसान के विकास के लिए। और जहां तक ये विरोध है, हमने कहा था शुरू में भी जो बातचीत चली थी, किसान संगठनों ने एक आंदोलन शुरू किया इस देश के अंदर। लोकतांत्रिक व्यवस्था, उनको अधिकार है अपनी बात रखने का जी, लेकिन अभी जो वर्तमान स्थिति है उसमें तो कहीं ना कहीं इसमें राजनीतिकरण, कुछ स्वार्थी तत्वों का और किसानों को मोहरा बनाकर उनके कंधे पर बंदूक रखकर स्वार्थों को पूर्ति का जो प्रयास है, उसका हम किसान मोर्चा के नाते विरोध करते हैं। और किसानों की आवाज़ बुलंद होनी चाहिए, उनके अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। उसके लिए हमने पहले भी संशोधन के नाते माननीय प्रधानमंत्री और इस देश के कृषि मंत्री को सारी जानकारी लिखित रूप में भेजी है। अच्छा डॉक्टर राकेश जी, ये जो सवाल है यहाँ पर, इस सवाल को मैं ऐसे लेकर चलूँगा कि अगर आपको मैं राजनीति से हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए और मैं ये मान के चलता हूँ कि आप किसानों के नेता हैं जी जी, तो किसान जब विरोध कर रहे हैं तो ऐसे में आप एक नेता होने के नाते क्यों उस विरोध में शामिल नहीं है? नहीं, उसमें हमने शुरू से कहा था, जब ये आंदोलन शुरू हुआ था किसान संगठनों की, 3 बातों के ऊपर कहीं ना कहीं उन्होंने MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जी, वो खत्म नहीं होना चाहिए जी, और मंडियों की बातचीत कही है, APMC की बात कही है, और तीसरा जो जमीन के बारे में उन्होंने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसानों की जमीन चली जाएगी। मुझे लगता है इन 3 मुद्दों पर हम कहीं ना कहीं देश के किसान के साथ थे और हमने लिखित रूप में, किसान मोर्चा ने भी जब ये आंदोलन चला था, हमने लिखित रूप में माननीय कृषि मंत्री को और देश के प्रधानमंत्री जी को भेजा था जी। और जब ये चर्चा आगे बढ़ी, 10 बार चर्चा हो चुकी है अभी किसान संगठनों की और सरकार के बीच में, कृषि मंत्री खुद इन्वॉल्व रहे इन सारे विषयों में जी। मुझे लगता है कि MSP के लिए सरकार ने कहा है कि हम लिखित रूप में देने के लिए तैयार हैं कि MSP जारी रहेगा जी। जो सबसे बड़ा मुद्दा जब ये आंदोलन शुरू हुए थे जी, APMC की जहां तक बात है, मंडियों का कोई ढांचा यथावत रहेगा। ये भी माननीय कृषि मंत्री जी ने और देश के प्रधानमंत्री जी ने दोनों ने कहा ये बात कि हम मंडियों से छेड़छाड़ नहीं करेंगे, वो रहेंगी। एक किसान के लिए पैरेलल व्यवस्था देने का प्रयास है कि वर्षों से किसान को बाउंड कर दिया गया मंडियों के लिए। उसको अगर लगता है कि उसको दाम कहीं दूसरी जगह जाके अच्छा दाम मिल सकता है
एक तरह से आज़ादी, गुलामी से आज़ादी की ओर मोदी जी ने प्रयास किया कि किसान को लगता है कि उसको हिमाचल में सेब का दाम कम मिल रहा है और उसको चंडीगढ़ में अच्छा मिल रहा है, वहाँ जाके बेचे। तो सारी बाउंड्रीज खत्म की। इस दिशा में देश के प्रधानमंत्री जी ने प्रयास किया और जो किसान संगठनों की भी मैंने कहा 3 बड़ी मांगें थी, उनको लगता था कि इनकी ज़मीन बिक जाएगी। अब आप ये देखिए, टाटा इंडस्ट्रीज़ पिछले 50 वर्षों से आसाम के किसान, नॉर्थ ईस्ट के किसान, जहाँ पर या ये जो बागबान है, चाय की पत्ती वहाँ पर बेचते हैं, आज तक वो ज़मीन उन किसानों की है, कोई किसी इंडस्ट्री ने ज़मीन नहीं खरीदी। ये एक गुमराह करने का और भ्रमित करने का एक प्रयास कुछ विपक्ष के लोग अपने निजी स्वार्थों के लिए कर रहे हैं। उसमें सारा लिखित है कि उनकी ज़मीन के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, सिर्फ उनका जो उत्पाद होगा किसान का। इसलिए मुझे लगता है इस दिशा में हमने कहा है, हमने पत्रक भी हिमाचल प्रदेश में 2 लाख किसान परिवारों को पत्र के माध्यम से जानकारी पहुंचाई है। जी अच्छा सर, यहाँ पर जैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की आपने बात की है, यहाँ एक सवाल आता है कि जो किसान है वो इतना पढ़ा लिखा नहीं है और जो खरीदार है या जो कंपनी है, जो प्राइवेट कंपनी है, वो वेल एजुकेटेड लोग हैं। तो ये एक आरोप है विपक्ष का भी कि एक किसान जो गरीब गांव का आदमी है वो उस आदमी से डील नहीं कर पाएगा, ये उतना सक्षम नहीं है। तो ऐसे में सरकार क्या उनको कोई इस तरह का प्रावधान देने जा रही है इस पे? नहीं, उसमें जागरूकता रहेगी, किसान के लिए जागरूकता शिविर रहेंगे। और मैं छोटा सा उदाहरण, इसमें मैं खुद गया था, मैंने देखा कि अपना गुजरात के अंदर अमूल दूध जब शुरू हुआ था तो लोगों ने इसका भी इस तरह का गुमराह करने का प्रयास किया था। लेकिन आज वहाँ का जो भी दूध के उत्पादक हैं, आज वो खुश हैं कि उनके घर में बैन आती है, उनको बेचने के लिए सारा दिन वेस्ट नहीं करना पड़ता है और उसका रेट फिक्स है। कोई ऐसा नहीं कि 40 रुपये पर केजी अगर लेना है तो वहाँ पर कोई उसको वो नहीं कर सकता है। वहाँ का आज जितना भी किसान है गुजरात के क्षेत्र का, वो समृद्धि की ओर आगे बढ़ा है। उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूँ कि अमूल दूध आज वहाँ ये बताना नहीं पड़ता है कि वो क्या रेट है, जो रेट है उनके घर में आके बिकता है। तो किसान का समय भी बचता है। इसलिए कंपनियों के बारे में भी मुझे लगता है कि जहाँ तक आपने कहा है कि देश का गाँव का किसान या बागवान, उसकी जागरूकता के लिए सरकार शिविर लगाएगी और हमारे संगठन भी जो सहयोगी इस दिशा में रहेंगे। लेकिन वो तो एक भ्रमित करने का प्रयास है। ये लोग आज भी किसान को उसी दिशा में रखना चाहते हैं जो 47 से कब इस दिशा में कोई प्रयास नहीं हुआ है। पहली बार मोदी जी ने, मैंने कहा, 1 लाख करोड़ रुपया बजट में कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर, जहाँ जहाँ जरूरत है गाँव के क्षेत्रों में, उस विकास के लिए पहली बार इतना बड़ा प्रयास हुआ है। और मोदी जी जो 6,000 रुपये किसानों के लिए किसान सम्मान निधि के नाते दे रहे हैं, उनकी नीयत में मुझे नहीं लगता कि कहाँ उन्होंने हाथ जोड़कर अपील की इस देश के किसान से भी कि आपको जहाँ जहाँ लगता है कि संशोधन की आवश्यकता है इन विधेयक के अंदर, वहाँ हम संशोधन भी करेंगे। वो कोई सरकार ने कोई बड़ा एडामेंट एटीट्यूड नहीं रखा है। यहाँ पर एक सवाल साथ में ये भी आया है कि कंपनियां जब किसी फसल का ज़्यादा भंडारण करेंगी तो ऐसे में मतलब उनकी क्षमता अगर ज़्यादा होगी तो इसका अर्थ ये हुआ कि किसानों को जो दाम तय करने हैं उसके लिए मजबूर कर देंगी वो। ये सवाल विपक्ष का भी है और किसानों का भी इसमें सवाल आया है। तो इसको लेकर क्या स्पष्टीकरण रहेगा? नहीं, इसमें मुझे लगता है कि एक गुमराह करने की दिशा में ये सारी इमेजिनेशंस है। अब ये है कि मान लिया जो दाम किसान को उन्होंने ऑप्शन दिया, हमने कंपनीज कहूँगी, किसान को कोई बाउंडेज नहीं कि उसको यहीं बेचना है। अभी तक वो बाउंड था कि एपीएमसी के अलावा उसको अल्टरनेट नहीं थे, लेकिन अभी उसको जब अल्टरनेट मिलेंगे, किसान को कोई बाउंडेज नहीं, उसकी मर्जी है, वो जहां चाहे वो वहां बेच सकता है, चाहे अपने प्रदेश में बेचे, बाहर के प्रदेश में जाके बेचे, चाहे यहाँ इस कंपनी को बेचे, चाहे उस कंपनी को बेचे, ऑप्शन उसके लिए रखी है। अच्छा, तो इनका जो ये आरोप है इसमें कि नए कानून की वजह से जो कृषि है वो कॉर्पोरेट घरानों की तरफ चली जाएगी, तो इसको लेकर क्यों मतभेद हो रहा है? सरकार क्यों नहीं इस बात को समझा पा रही है? नहीं, सरकार ने, जहाँ तक मैं बताऊं, ये कुछ पंजाब और थोड़ा सा हरियाणा, इस देश का मात्र 10% किसान भी इस मूवमेंट में इन्वॉल्व नहीं है। अभी देश भर में, चाहे वो तमिलनाडु हो, केरला हो, आसाम हो या बाकी देश का किसान तो नहीं है। इसलिए जहाँ तक ये जो किसान संगठन आए भी हैं, मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ लोकतांत्रिक व्यवस्था ने, लेकिन ये आंदोलन सिर्फ हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ लोग, कार्यकर्ता, हमारे किसान संगठन, लेकिन अभी डायलॉग बहुत आगे बढ़ गया, चर्चा आगे बढ़ गई है और बातचीत तो ये मैं चाहता हूँ, ऐसा नहीं कि आंदोलन होने चाहिए, किसान हित जहाँ सुरक्षित रहे और सरकार ने बड़ा सकारात्मक अपना रवैया इस सारे विषय पर रखा है। बातचीत के लिए फिर से इन सभी लोगों को बुलाया है और अभी सुप्रीम कोर्ट का भी जो फैसला आया है कि उसको रोका है, एक कमेटी बनेगी और कमेटी में जो जो संशोधन और आवश्यकताएं वो सारी की जाएंगी। तो मुझे लगता न्यायालय को भी इसलिए इन्वॉल्व होना पड़ा कि कहीं ना कहीं जो आम जनमानस था इस आंदोलन के कारण उसको असुविधा हो रही थी इस सारे सिस्टम के कारण, क्योंकि सरकार या तो
आंदोलन का रूप इसलिए आगे बढ़ता है कि सरकार अगर बात नहीं कर रही होती, जब सरकार इन 3 मुद्दों के ऊपर, जो बड़े 3 मुद्दे, चाहे ये एमएसपी की बात हो, एपीएमसी की बात हो, चाहे ये कृषि का जो किसानों की जमीन बिक जाएगी, इस सारे मामले में जब स्पष्टीकरण आ गया, सारी बातचीत आ गई खुले मन से, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये कुछ एक्सट्रीमिस्ट, जो राष्ट्र विरोधी ताकतें मैं कहूँगा इसी की, कांग्रेस सरकार हो, उनके अपने कुछ निजी स्वार्थ, जी। आम आदमी पार्टी जो पहले अपने मैनिफेस्टो में कह रहे थे कि किसानों के लिए कृषि संशोधन एक बहुत आवश्यकता है, और अपने मैनिफेस्टो में कांग्रेस सरकार कह रही थी जी। आज कांग्रेस के लोग बयान दे रहे हैं किसानों के हित की। स्वामीनाथन रिपोर्ट जब 2006 में आ गई थी तो उन्होंने उसको 8 वर्ष क्यों दबाए रखा? जी। आज एक बड़ा प्रश्न कांग्रेस के ऊपर है। स्वामीनाथन की रिपोर्ट के अधिकतर विषयों को नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने आते ही लागू किया है, वो चाहे एमएसपी की बात हो, चाहे नया बीज किसानों के लिए उपलब्ध कराने की बात हो, चाहे सब्सिडाइज सिस्टम को आगे बढ़ाने की बात हो, चाहे किसानों के लिए नई योजनाएं शुरू करने की बात हो, जो भी स्वामीनाथन रिपोर्ट की सुझाव थे उसमें। तो कांग्रेस आज बताए, आज उनके पास उत्तर नहीं है कि उन्होंने 8 वर्ष क्यों नहीं उस पर चर्चा की। अच्छा डॉक्टर राकेश जी, ये आप अभी तो हमने बात करी किसानों की, किसानों के साथ साथ में बात ये भी आ रही है कि जो किसान हैं अगर एमएसपी मंडियों के बाहर बेचेंगे तो एजेंट कहाँ जाएंगे, एजेंटों का क्या होगा? नहीं, इसमें जो आज एक बड़ा, मैं एक बार बार मैं कहता हूँ कि कांग्रेस के प्रधानमंत्री राजीव गांधी अपने भाषण में कहते थे, संसद के अंदर भी कहते थे और बाहर भी कहते थे कि हम 1 रुपया भेजते हैं और किसान तक या गाँव के मजदूर तक जाते जाते वो 16 पैसे पहुँचते हैं। जी। आज जो इस सारे जो विधेयक, कृषि सुधार विधेयक 2020 दोनों सदनों में पारित हुआ है, उसका सबसे बड़ा एजेंडा ही ये है कि कहीं ना कहीं आज 6,000 रुपये अगर नरेंद्र मोदी जी केंद्र से भेजते हैं किसान सम्मान निधि, तो किसान के खाते में 6,000 ही पहुंचता है। जी। एक बहुत बड़ा उनके प्रधानमंत्री जी ने स्वीकार किया खुद कि इतना बड़ा 84 पैसे जो बीच के दलाल यूज करते थे, आज कहीं ना कहीं इस सारे आंदोलन में जो मैं देख रहा हूँ अब जो बचे हैं वो किसान कम हैं, दलाल ज़्यादा हैं, जो पहले इस सारे पैसे का दुरुपयोग करते थे। आज मोदी जी का लक्ष्य ये है कि जो लाभ है वो लाभार्थी तक पहुँचे और पैसा सीधा किसान के, बागबान के, गरीब मजदूर के खाते में जाना जब शुरू हुआ है तो उनको लगता है कि जब ये विधेयक भी लागू हो जाएंगे आने वाले समय में, तो इस तरह का जो एक भ्रष्ट तंत्र वर्षों से, जिसको इनका शीर्ष नेतृत्व अभी स्वीकार करता था, आज नरेंद्र मोदी जी ने उस दिशा में ऐतिहासिक फैसले लेकर उस सारे भ्रष्ट तंत्र को खत्म करने का प्रयास किया है। और कहीं ना कहीं इसमें, जैसे अभी इस आंदोलन में भी हमने देखा कि कुछ आतंकवादी जो जेलों में बंद है उनकी रिहाई की मांग वहां पे हो रही थी जी। तो इस तरह इस आंदोलन का कुछ लोगों ने अपने निजी स्वार्थों के लिए दुरुपयोग करने का प्रयास किया है, जिसको हम किसान मोर्चा के नाते एकदम ट्रांसपेरेंट और आम जनमानस तक, आम किसान तक और बागवान तक उस सारे विषयों को लेकर जाएंगे। अच्छा, इसमें ये बात भी कही गई है कि जब जो राज्य में बनी हुई मंडियां हैं, क्योंकि किसान अगर फ्री है कहीं भी अपना माल बेचने के लिए, वो यहाँ से पंजाब जा सकता है, तो हिमाचल का जो माल है, हिमाचल का जो राजस्व है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। ऐसे में किसानों का ये आरोप है या उन लोगों का भी आरोप है कि जब राज्य से बाहर माल बेचा जाएगा तो राज्य का जो टैक्स है वो नुकसान हो जाएगा। तो ऐसे में सरकार ने क्या ऐसी नीति बनाई है उसको कवर करने के लिए? ऐसा है कि जितना भी जो दूसरे कंपनीज इस माल को खरीदेगी किसान के, उसके ऊपर टैक्स पॉलिसी रहेगी, जिसको विपक्ष के लोग गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरा, किसानों के लिए बड़ी राहत का विषय रहेगा कि उनको मोदी जी ने कहा कि हो सकता ओवरऑल इस सारे मूवमेंट में, सारे विधेयक को जब हम लागू करेंगे तो टैक्स में थोड़ी कमी होगी, लेकिन हम किसानों के हित के लिए जी, और किसान को लाभ होगा उसमें। कि पहले वो कहते थे कि 1 रुपया का जो आइटम है जो किसान से वो 35 पैसे में खरीदी जाती है जी, और जब वो बाजार में जाता है तो उसको वो 1 रुपये में मिलती है। तो बीच का जो 65 पैसा जो एजेंट्स या इस तरह के लोग जो यूज कर रहे थे, उसको मिनिमाइज करने का प्रयास मोदी जी ने कहा कि हम इसको 35 पैसे की बजाय किसान को 55 पैसा मिलना चाहिए, और जब वो खरीदने जाए बाजार में तो वो 1 रुपये की बजाय, उपभोक्ता हम भी हैं, कोई भी उपभोक्ता खरीदे तो उसको 85 पैसे में मिले। ये 15 पैसे उधर से और 20 पैसे इधर से, 35 पैसे जो बीच के एजेंट्स यूज करते थे, उसको खत्म करने का प्रयास इन विधेयकों के माध्यम से माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ये प्रयास किया है। डॉक्टर राकेश बबली जी, इस सारी चर्चा के बीच में अगर एक प्रश्न को हम निकालें तो ये चर्चा सार्थक बन सकती है। लगभग 10 से ज़्यादा सिटिंग अभी किसानों की और सरकार की हो चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट को भी इन्वॉल्व होना पड़ा है,
सुप्रीम कोर्ट ने भी किसानों को ये बात कह दी है कि आप आंदोलन को छोड़ दें। वजह आखिर क्या है कि ये 10 सिटिंग होने के बाद में भी ये मसला भी समझ में नहीं आ रहा है किसी को आपस में, कारण क्या है? नहीं, मसला समझ आ गया। आपने देखा मीडिया के बहुत से लोग जब वहाँ किसान जहाँ आंदोलन हो रहा है वहाँ पर गए तो उनके पास तो प्रश्न ही थे। उन्होंने पूछा जब उनसे कि बताओ एमएसपी की बात की, उन्होंने कहा सरकार लिखित रूप में देने के लिए तैयार है। एपीएमसी की बात की तो उन्होंने कहा कि वो एज इट इज यथावत रहेगा, कोई सरकार उसमें परिवर्तन नहीं करेगी जी। जब ये सारे प्रश्न खत्म हो गए तो वो उनके जो वहाँ के किसान तो बोलते हैं अब उनसे ही पूछो जो उनके लीडर्स हैं, यानी एक तरह से गुमराह करने का प्रयास अब किया जा रहा है। किसानों के मुद्दे पूरे, बहुत से किसान संगठन मान गए हैं कि जो हमारी मुख्य मांगे थी वो सरकार मान रही है, और ये अच्छी बात है कि इस आंदोलन के माध्यम से किसानों के हितों की रक्षा और ज़्यादा हो। और सरकार ने, मोदी जी ने कहा, ये देश के प्रधानमंत्री स्वयं इन्वॉल्व हुए, उन्होंने कहा कि हम किसान और कृषि के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं और ये सारे फैसले उस दिशा में होंगे। इसमें जो राष्ट्र विरोधी ताकतें और निजी स्वार्थों को लेकर जो लोग आए हैं और गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं उन सबको बेनकाब किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने, जो बार बार एपीएमसी की बात आ रही है, जयराम ठाकुर जी ने अभी 3 महीने पहले, मैं उस कार्यक्रम में था, 197 करोड़ रुपया मंडियों के विकास के लिए, जो एपीएमसी हमारे हिमाचल प्रदेश में एस्टेब्लिश्ड है, माननीय जयराम ठाकुर जी ने ये उसके लिए आज तक के इतिहास में, हिमाचल के इतिहास में कभी भी इतना बड़ा बजट का प्रावधान नहीं किया गया। दूसरा विषय, हिमाचल में बार बार सीए स्टोर की बात रहती थी कि सरकारी क्षेत्र में, क्योंकि जो बात आती थी कि प्राइवेट कंपनी, पहली बार जयराम ठाकुर जी की सरकार ने 25 करोड़ रुपया, जो पहला सीए स्टोर हिमाचल में शुरू होगा उसके लिए फंड जारी हो, काम शुरू हो गया है जी। तो मुझे लगता है तीसरा विषय, पहली बार प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के लिए जयराम ठाकुर सरकार ने 25 करोड़ रुपए का प्रावधान किया, जहर मुक्त खेती, यानी कृषि की विकास के लिए हिमाचल प्रदेश में भी। मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारा प्रदेश में भी सरकार का जो एजेंडा है वो कृषि और किसान के विकास का है। और बाकी भी हम यहाँ से हिमाचल प्रदेश से 3 लाख किसान परिवारों के हस्ताक्षर माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करने के लिए हर विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान और महा जनसंपर्क अभियान किसान मोर्चा ने शुरू किए हैं। डॉक्टर राकेश बबली जी, आपने सभी सवालों के जवाब यहाँ पर दिए हैं किसान बिल को लेकर, और हम ये उम्मीद करते हैं, विश्वास करते हैं कि जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उनके बीच में और सरकार के बीच में एक कमिटमेंट होकर इस जो भी जितना आंदोलन चल रहा है इसका अंत हो, सुखद अंत हो, और जो भी लोगों की समस्या है या लोगों के जो सवाल हैं, मुझे लगता है कि शायद इन्हीं 2-3 चीज़ों से जुड़े हैं, उनके जवाब आपसे हमने यहाँ लेने का प्रयास किया है। अंत में क्या आप अपने किसान भाइयों के लिए कहना चाहेंगे, क्योंकि आप प्रदेश अध्यक्ष भी हैं किसान मोर्चा के? मैं तो चाहूँगा कि हिमाचल प्रदेश में जो माननीय मोदी जी का भी एक सपना है कि सरकार के साथ समन्वय के साथ चलेंगे, कदम बढ़ाकर चलेंगे, और मोदी जी ने कहा है कि हमारी प्राथमिकता, और मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा बजट का प्रावधान मोदी जी ने किसानों के लिए रखा। उनका स्वप्न है कि इस देश का किसान, और मैंने पहले भी कहा कि कृषि की विकास दर न्यूनतम रही है आज तक जी, इसलिए लोग खेती छोड़कर दूसरे क्षेत्रों की ओर भागने का, कृषि छोड़ने का प्रयास करते रहे। इसलिए कृषि उन्नत व्यापार बने, इस दिशा में हमारे देश के प्रधानमंत्री का स्वप्न, जो उन्होंने 2015 में कहा कि 2022 तक इस देश के किसान की आय हम दोगुनी करेंगे। और पहली बार मैं देख रहा हूँ, मैं खुद बंगाल में था, उड़ीसा में था, उन राज्यों में मैंने देखा कि वहाँ का किसान जिसके पास खाते में कभी 100 रुपया 500 रुपया नहीं होता था, और ना उन्नत बीज, कृषि उपकरण, एक सारी चीज़ें खरीदने के लिए आज मोदी जी ने ऐसे देश के 10 करोड़ गरीब किसानों के खाते में 6-6 हज़ार रुपया वार्षिक का भी उन्होंने और कहा है, इससे अगर कुछ कमी रहेगी हम इसको और बढ़ाएंगे। तो मुझे लगता है कि हमारे देश का किसान कहीं ना कहीं, जहाँ ये कुछ गुमराह हुए हैं, भ्रमित हुए हैं इस आंदोलन के कारण, तो मैं उन सब से भी अपील करूंगा कि वो मिलकर, आपको जहां जहां, जब सरकार ने संशोधन की बात की, हम किसानों के साथ हैं, हम कृषि और किसान का विकास चाहते हैं, लेकिन जहां जहां पर संशोधन की बात के लिए सरकार तैयार है, तो मुझे लगता है कि इस तरह का टकराव को बंद करके एक समन्वय की स्थिति में हिमाचल प्रदेश का किसान भी आज कहीं ना कहीं, मैंने बताया, जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में अच्छे ऐतिहासिक फैसले कृषि और किसान के विकास के लिए हुए हैं। और जहां जहां उनके अधिकारों की बात रहेगी हम लड़ेंगे। हम अपनी सरकार में भी बार बार ज्ञापन देते हैं, हम मुख्यमंत्री जी से मिलते हैं तो हम अपने किसानों और बागवानों का विषय रखते हैं कि उनके लिए क्या क्या हो सकता है। तो मुझे लगता है कि हिमाचल में मिशन 2022 फिर से भाजपा सरकार बने, और उस दिशा में हमारे प्रदेश का किसान और बागवान अग्रणी भूमिका निभाएगा,
और किसान मोर्चा इस सारे विषयों को सरकार और संगठन के बीच समन्वय का जहाँ जहाँ आवश्यकता होगी उस दिशा में काम करेगा और कर रहा है। इसको और गति से हम करेंगे। कुछ मुद्दे हैं हमारे प्रदेश के भी, उनको हम सरकार के साथ, कृषि मंत्री के साथ, मुख्यमंत्री के साथ बैठकर बातचीत करेंगे। जी डॉक्टर राकेश बबली जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हालांकि विषय ये काफ़ी लंबा है, इस पर और भी लंबी चर्चा की जा सकती है, पर भविष्य में दोबारा आपको हम आमंत्रित करेंगे इस सब विषय को लेकर, किसानों के हित के लेकर लगातार जो भी बातें हैं वो हम करते रहेंगे आपके साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में आए। धन्यवाद। तो दोस्तों, आज हमने आपकी मुलाकात कराई हिमाचल प्रदेश किसान मोर्चा के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश बबली जी, और इनसे हमने कुछ सवालों का जवाब लिया कि किस तरह से किसान जो आज आंदोलन कर रहे हैं और क्या भूमिका सरकार की है। मैं इस चर्चा के बीच में एक महत्वपूर्ण बात जो आपके बीच में रखना चाहता हूं वो ये है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो एक टिप्पणी की गई है, अगर उस टिप्पणी को आप समझें तो उसमें ये कहा गया है कि पिछले 50 सालों में कोई व्यक्ति ऐसी हिम्मत नहीं कर पाया है कि इस तरह का रिस्क ले और इस तरह के कानून को लाए। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एक और टिप्पणी इसमें कि अगर पुराना विधेयक इतना ही बढ़िया होता तो किसान आत्महत्या क्यों करते। ये दोनों बातें कहीं ना कहीं इस बात को लेकर चलती हैं कि किसानों के हित में जो पुराना कानून था वो नहीं था, तो फिर नए कानून के अंदर जो कमियां हैं अगर वो संशोधित हो सकती हैं, और अगर ऐसा लगता है कि उन कमियों की वजह से किसान का नुकसान होने वाला है, तो मुझे लगता है कि कोई भी सरकार हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या भले ही कांग्रेस पार्टी की सरकार हो या किसी पार्टी की, मुझे लगता है, मेरा व्यक्तिगत मानना है कि कोई भी सरकार ये नहीं चाहेगी कि उसका किसान आत्महत्या करे। क्योंकि आज के समय में अगर अर्थव्यवस्था की आप बात करते हैं तो पूरे देश के, पूरे दुनिया के अंदर कोरोना महामारी के चलते अर्थव्यवस्था टूट गई, लेकिन केवल कृषि की जो व्यवस्था थी उसकी ग्रोथ कम नहीं हुई। इसका अर्थ क्या है? देश की तरक्की में अगर कोई सबसे ज्यादा रोल निभा सकता है तो वो है इस देश का किसान। और मुझे ऐसा लगता है कि किसान के बारे में कोई गलत सोचे, चाहे वो कोई भी प्रधानमंत्री हो, शायद ये बात आपको नहीं सोचनी चाहिए। इसलिए थोड़ा विश्वास करें सरकार को लेकर। अगर आने वाले 1 साल में, 2 साल में आपको ऐसा लगता है कि ये कानून आपको नुकसान पहुंचा रहा है, तो फिर इसको बदलने में सरकार को कभी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्योंकि प्रैक्टिकल जब तक चीजें सामने नहीं आएंगी तब तक कभी भी चीजें साबित नहीं हो सकती हैं। इसलिए थोड़ा धैर्य रखें और सरकार का साथ दें, चले कुछ समय उनके साथ में। हो सकता है उनकी जो सोच है, उनकी जो योजना है वो आपके लिए कारगर सिद्ध हो। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है 2022 तक किसानों को समृद्ध करने का, उनकी आय को दोगुना करने का, हो सकता है कि उस कदम की तरफ एक बेहतर कदम हो। इसलिए आंदोलन करना हमारा अधिकार जरूर है, परंतु अड़े रहना कहीं ना कहीं यह साबित करता है कि हम परिवर्तन के लिए तैयार नहीं हैं। दोस्तों, परिवर्तन तो सृष्टि का नियम है। आज नहीं तो कल किसी न किसी चीज में परिवर्तन करना ही पड़ेगा। आप चाहे उसको एक्सेप्ट करें या ना करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। किंतु अगर सरकार ने कोई डिसीजन लिया है तो आपको उसके ऊपर विश्वास करके उनके साथ होना चाहिए और उस विश्वास को और मजबूती देनी चाहिए। जीवन उत्साह न्यूज के साथ आप सब लोग बने रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको पसंद आए तो आप खबर को शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक, और अपना विचार, अपना कमेंट करके विचार दीजिए। क्या कहते हैं इस बारे में जो आज डॉक्टर राकेश बबली जी ने कहा है, और क्या कहते हैं सरकार, कानून और साथ में किसानों के बारे में, आखिर कौन सही कौन गलत। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब।